प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 8 पादप में जनन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी जनन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जनन क्या होता है? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। तो ये देखो, ये माता पिता से संतति का जन्म, ये माता इससे बच्चे का जन्म, ये माता इससे यहाँ पर बच्चे का जन्म। तो माता पिता से जो संतति का जन्म है वो क्या कहलाता है? जनन। तो यहाँ पर भी लिखा हो, सजीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो अब यहाँ पर देखो, एक पौधा जो है वो पौधे के जो भाग होते हैं, एक जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, कली होती है। तो अधिकांश पादपों में जड़, तना, मूल और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं, तो जड़, तना, पत्ती और कली ये क्या हैं? पौधे के कायिक भाग हैं। इसके बाद में आगे है जनन भाग। तो पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। आपने देखा होगा, फूल जो होता है वो पौधे का जनन भाग कहलाता है। पादपों में जनन के जो प्रकार हैं वो दो हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? बिना बीजों के नए पौधे उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? बीजों से नए पौधे उगाना लैंगिक जनन कहलाता है। तो आपने देखा होगा, लैंगिक जनन में क्या होता है? फूल आता है, पहले फूल से क्या होता है? उसमें फल बनता है और फल के अंदर बीज होते हैं। तो पुष्प जो होता है वो पादप का लैंगिक भाग है, जनन भाग है। और जो जड़, तना, पत्ती ये क्या है? कायिक भाग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधे के अंदर अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो अनेक विधियों से होता है। तो पहले देखो, पहली विधि है कायिक प्रवर्धन। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः नए पौधे बनाते समय जो इस प्रकार का जो जनन है वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो कलम द्वारा गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी परव संधि से काटिए। परव संधि तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? यहाँ से पत्ती निकलती है ना, तो यहाँ से हमें ऐसे काटना, ये परव संधि है। और जो काटते हैं वो बन जाती है कलम। तो कलम से भी हम नया पौधा उगा सकते हैं, इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो इसके बाद में ये देखो, आलू जो होता है वो तना होता है। आलू का पौधा जो है उसमें ये तना होता है। इससे यहाँ पर देखो, ये आंख जैसी संरचना, इससे नया पौधा उगता आपको दिखाई दे रहा है। इसको काट करके कहीं पर हम लगा सकते हैं। आलू के आपने बीज नहीं देखे होंगे, तो आलू के पौधे में बीज नहीं होते तो कैसे उगाते हैं? आलू की ये एक आंख, इसको काट के ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आगे अदरक का पौधा भी दिखाया गया है। अदरक को भी इसी तरीके से उगाया जाता है, तो इसमें भी बीज नहीं बनते। और इसके बाद में ब्रायोफिल्म का पौधा जो है, उसकी पत्ती है, उसकी पत्ती से नया पौधा बन जाता है। तो देखो, कायिक भागों से जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो ऊपर हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा। तो कायिक प्रवर्धन के तीनों यहाँ पर चित्र आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद में मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। तो ये मुकुल बढ़ करके यहाँ से अलग हो जाता है, दो मुकुल कोशिकाएं बन जाती है। नई इष्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और नई इष्ट कोशिकाएं बनाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारे अगर मुकुल ऐसे मुकुल से मुकुल हो जाए तो ये अलग हो जाएंगे सब और नई इष्ट कोशिकाएं बन जाएंगी। इसके बाद में खंडन। आपने तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे, फिसलनदार तैरते हुए स्पाइरोगारा एक शैवाल में खंडन देखे होंगे। ये शैवाल जब जल और पोषक तो उपलब्ध होते हैं, ये शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।
तो यहाँ आप आगे चित्र में देख सकते हैं, ये देखो एक स्पायरोगारा शैवाल का चित्र दिखाया गया है। आप देखते होंगे पानी के अंदर पानी जो होता है वो हरे रंग की ऐसी काई जैसी संरचना से पूरा ढक जाता है, तो वो स्पायरोगारा होता है। इस स्पायरोगारा में क्या होता है, कोई पशु वगैरह अंदर जाता है तो यहाँ से ये टूट जाता है, तो देखो दो स्पायरोगारा बन गई। तो इस तरीके से स्पायरोगारा के अंदर खंडन विधि द्वारा जनन होता है, वो भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसके बाद में बीजाणु निर्माण। तो प्यारे बच्चों, कवक के अंदर क्या होता है, कवक के ऊपर एक बीजाणुधानी बनती है, उसके अंदर छोटे 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 बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानी की भित्ति टूटती है तो क्या होती है, ये बीजाणु वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाते हैं और यही बीजाणु हवा के अंदर तैरते रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये उग जाते हैं। तो इस प्रकार ये बीजाणु निर्माण है। और इसके बाद आगे है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर होते हैं या केवल स्त्री कैंसर उपस्थित होते हैं, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण मक्का, पपीता और ककड़ी तथा खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री कैंसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में स्त्री कैंसर व पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए द्विलिंगी है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन इस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पादप में मुख्यतः पुष्प जनन अंग होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री कैंसर मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुंकेसर कैसे, देखो एक फूल जो होता है उस फूल के मध्य में एक ऐसी संरचना होती है और साइड में ऐसे क्या होते हैं, पुंकेसर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पुंकेसर है, ये नर जनन अंग होता है और बीच वाला ये वाला जो होता है वो स्त्री कैंसर होता है, मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर जो होता है यहाँ पर ऊपर फूला हुआ भाग इसका होता है वो परागकोश होता है और ये तंतु होता है। इसी तरीके से इस स्त्री कैंसर के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और नीचे वाला फूला हुआ अंडाशय। तो पुंकेसर का जो परागकोश होता है उसमें परागकण बनते हैं। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री कैंसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन का प्रथम चरण होता है परागण की क्रिया। इसमें परागणों का परागकोश के पुष्प के वर्तिकाग्र स्थानांतरण होता है। यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह नली परागकण को स्त्री कैंसर के अंडाशय तक पहुँचने में मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों खंड से निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। यह युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ देखो ये 2 भाग दिखाए गए हैं, ये पुंकेसर है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। और ये दिखाया गया स्त्री कैंसर, इसके 3 भाग हैं, नीचे का फूला हुआ भाग, बीच वाला भाग, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और नीचे सबसे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है परागकण, परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया क्या होती है, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो यहाँ पर परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं। तो कैसे, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप की किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर इसी फूल के इसी पर गिर जाए तो वो तो स्व है और दूसरे पर जाके गिरे तो वो परपरागण है। ठीक है, आगे है निषेचन। क्या होता है, निषेचन होता है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों की युग्मनज का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो परागकण जब यहाँ गिर जाते हैं, इससे एक नली निकलती है, उस नली से होते हुए परागकण नीचे यहाँ अंडाशय के अंदर चले जाते हैं और बीजांड से मिलते हैं। तो ये निषेचन क्रिया है। फल और बीज का विकास, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। बीजांड से बीज विकसित हो जाते हैं। तो बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर बंद रहता है। आगे है कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है सेब का फल और बादाम का फल।
बीज प्रकीर्णन क्या होता है? बीज का फैलना बीज प्रकीर्णन होता है। बीज प्रकीर्णन पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। पवन द्वारा, मतलब हवा द्वारा, जैसे सहजीन, द्विफल और मदार में। तो ये आप चित्र में नीचे दिखाया गया है। सहजीन क्या होता है? द्विफल, मदार में पिल। जल द्वारा बीज फैलते हैं, जैसे नारियल का बीज। जंतुओं द्वारा, जैसे यूरेन तथा जैंथियम में। विशेष विधि, फल का झटके के साथ फटने, जैसे अरंड और बालसम के अंदर। तो यहाँ पर सबके चित्र मैंने लगाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा अध्याय था पादप में जनन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 विधियाँ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके प्रश्न लेकर के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।